गुड मॉर्निंग। आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या कहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसके अंदर से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी विचार हैं, उनमें जो हम किन किन टॉपिक्स की चर्चा करेंगे कि नागरिकता का स्वरूप और परिभाषा क्या है, नागरिकता में जो नागरिक है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या किन को नागरिक हम मानेंगे और किन को नहीं मानते। अरस्तु उत्तम नागरिक में और उत्तम व्यक्ति में क्या समानता है, इसके बारे में अरस्तु ने जो चर्चा करी है अपनी बुक्स में, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और अंत में अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत है उसकी जो आलोचना की गई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अरस्तु की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें संविधानों का वर्गीकरण भी किया है अरस्तु ने। इसके साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, यानी बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है? पॉलिटिक्स वाली। तो उसमें उसने दो विचार दिए हैं, संविधानों का वर्गीकरण और नागरिकता संबंधी विचार दिए थे। ठीक है, पॉलिटिक्स है उसकी पहली पुस्तक में राज्य की परिभाषा करते हुए अरस्तु ने समुदायों का समुदाय बताया है राज्य को। और इसी की तीसरी पुस्तक में, यानी पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में उसने घोषणा की है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। इसका मतलब यह है कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। अरस्तु का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस विचार के साथ ही वह हमारा ध्यान उस मूलभूत इकाई यानी व्यक्ति की ओर आकर्षित करता है जो राज्य के निर्माण करने वाले तत्वों में प्रमुख है। अब अरस्तु ने जो नागरिकता का अर्थ बताया है, उसकी जो परिभाषाएं दी हैं, उसमें सीधा ये नहीं कहा है कि ये नागरिक होता है और नागरिक इसको कहते हैं, ऐसा उसने नहीं बताया। उसने पहले ये बताया कि नागरिक कौन कौन नहीं होते हैं, यानी नागरिक कौन कौन नहीं होते हैं। ठीक है, नागरिक कौन नहीं होते हैं उसके बारे में उसने कहा है कि नागरिकता किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास करने से नहीं मिलती। यानी अपन तो कहते हैं कि इंडिया में जो निवास करता है वो यहाँ का नागरिक है, लेकिन वो कहता है ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य में तो विदेशी भी रहते हैं और दास भी रहते हैं, उनको हम नागरिक नहीं मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि जिनको कानूनी अधिकार प्राप्त हो वो नागरिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यायालय में अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है। ठीक है, क्योंकि संधि के द्वारा भी विदेशियों को यह अधिकार दिया जा सकता है। यानी किसी को कोई कानूनी अधिकार है हमारे देश में तो वही नागरिक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि किसी को हमारे देश में रहने का और कोई और काम करने का कानूनी अधिकार तो संधि और समझौते के द्वारा विदेशियों को भी दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें कहा गया है इसके दूसरे पॉइंट में। तीसरा वो कहता है कि नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन जाता है, क्योंकि ये लक्षण पुराने राज्यों के विषय में ठीक हो सकता था, लेकिन नए राज्यों के आरंभिक नागरिकों पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति को राज्य से निकाल दिया है, जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया है, अरस्तु के अनुसार वो नागरिक नहीं हो सकता। और ऐसे बच्चे, उन बच्चों को जिनका नाम अल्पायु के कारण नागरिकता की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है, और ऐसे बूढ़े जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए, वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। यानी बच्चे, छोटे बच्चे और बूढ़ों को, दोनों को ही अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। और उस व्यक्ति को नागरिक नहीं मानता है जो जिसे राज्य द्वारा केवल सम्मान के लिए नागरिक बना दिया गया है, वो अंगीकृत नागरिक होता है, नागरिक नहीं होता है। यानी किसी को सम्मान में हम नागरिक बना देते हैं कि हम इसकी सिटीजनशिप देते हैं इस राज्य की, तो वो नागरिक नहीं होता है, वो तो केवल उसका सम्मान होता है, तो उसको अंगीकृत नागरिकता कहते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता है जिनके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं और जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण करने के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई नागरिक है हमारे यहाँ पर, उनके बच्चों को भी नागरिक नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें ये प्रश्न उठता है कि उनके माता पिता कैसे नागरिक बने, पहले ये देखना होता है, उसके बाद ही उनके बच्चों को नागरिक माना जाएगा। ठीक है, अरस्तु कहता है, फिर नागरिक कौन होगा, इस बारे में अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण और न्याय प्रशासन, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जाती है अरस्तु के अनुसार नागरिक का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे हम उस राज्य का नागरिक कह सकते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए, उन राज्यों
कहा जाए तो राज्य उन नागरिकों का समुदाय है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित होते हैं, वो नागरिक कहलाते हैं। इसका अर्थ तो ये हुआ, एक व्यक्ति जो न्याय अथवा राज्य की विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश अथवा जरूर कार्यों में भाग ले वह नागरिक है। अथवा जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते राज्य के विधि निर्माण के कार्यों में भाग ले वह नागरिक है। तो ये नागरिकता का उसने क्राइटेरिया बताया कि नागरिक कौन कौन होता है। ठीक है, ये रहा नागरिक कौन होता है, उसके बारे में उसने ये कहा है। अब नागरिक कौन है उसके बाद क्या बताया, जो न्याय प्रशासन में भाग ले, ऊपर बताया गया। जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग ले जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते कानून निर्माण संबंधी कार्यों में भाग लेता है वो नागरिक होता है। जो प्रशासन में भाग लेता है वो नागरिक होता है। जो न्याय कार्यों में भाग लेता है वो नागरिक होता है। ठीक है, तो ये दो उसने क्राइटेरिया बताए कि कौन नागरिक होता है। ठीक है, अब जो नागरिकता का वर्णन अरस्तु ने किया है वो नगर राज्यों का युग था उसको देखते हुए किया है। वहाँ पर सभी व्यक्ति साधारण सभा के सदस्य होते थे और वो विधि निर्माण के कार्य में भाग लेते थे, इसलिए उनको ही उसने नागरिक कहा है। ठीक है, किसी भी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न तो साधारण सभा के सदस्य होते हैं और न ही न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु नागरिक नहीं मानता है। किंतु अरस्तु के अनुसार जो तब देखो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि अरस्तु ने किन किन लोगों को, किन किन व्यक्तियों को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है। वो है स्त्री, स्त्रियों को नागरिक नहीं मानता। बच्चे, विदेशी है वो, दास हैं, श्रमिक हैं, मिस्त्री को भी नागरिक नहीं मानता। अब दासों और श्रमिकों को तो क्यों नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है जो इनके पास में नहीं होती है। क्योंकि ये जो विशेष योग्यता है वो उन्हीं के पास होती है जिनके पास अवकाश होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि अवकाश का मतलब क्या है। अवकाश का मतलब हमारा जो संडे आता है वो नहीं बताया, अवकाश का मतलब अरस्तु ने कुछ और बताया है। देखते हैं आगे क्या बताया। दास और श्रमिकों के पास में अवकाश नहीं होता है, किंतु हमें यहाँ अवकाश का मतलब समझना है। अवकाश का मतलब छुट्टी आराम के क्षण नहीं होते हैं। अरस्तु के अनुसार अवकाश क्या होता है, जिन कार्यों को करने के लिए, ध्यान से सुनना, जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उनके अतिरिक्त, यानी जिन कार्यों को हम करने के लिए विवश हैं कि हमें रोजगार के साधन चाहिए और हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, हमारी मजबूरी जिन कार्यों करने के लिए, वो अवकाश नहीं होते। उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश होती हैं। जैसे शासन करने की राजनीतिक क्रिया, ये हमारा भौतिक आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक सेवा करना हमारी भौतिक आवश्यकता और आर्थिक आवश्यकता नहीं। युद्ध करना जिसमें साहस का गुण दिखाई देता है। अपने सभी नागरिकों के साथ निर्वाह करना जिसके लिए संयम, उदारता, विशाल हृदयता और सहचर्य के गुण आवश्यक हैं। खेल कूद, नाट्य कला में भाग लेना और विज्ञान दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करना अवकाश में शामिल है। देख लेना अवकाश का मतलब क्या है। तो अवकाश का क्या अर्थ हुआ, आराम के क्षण नहीं, अपितु इसका अर्थ उन कार्यों को करना है जिनका संबंध रोटी और मकान की व्यवस्था करने से नहीं होता। यानी हम जो रोटी और मकान का काम करते हैं वो अवकाश में नहीं आता है। वो तो हमारी रोजी रोटी है, उसके लिए हम जो कार्य करते हैं वो हमारा कर्तव्य है। स्वाभाविक रूप से दास और श्रमिक जो होते हैं वो इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, उनके पास में अवकाश के क्षण नहीं होते हैं, इसलिए उनको नागरिकता के गुण से अरस्तु ने वंचित किया है और वो नागरिक नहीं हो सकते। अब है कि फिर नागरिक में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में अरस्तु कहता है कि शासन करने और शासित होने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, वही नागरिक होगा। भौतिक और आर्थिक चिंताओं से वो मुक्त होना चाहिए, उसकी कोई भौतिक और आर्थिक चिंता नहीं हो, क्योंकि अवकाश के क्षणों के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यों को वो व्यक्ति कब करेगा, तब उसके घर में सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, उनको रोटी रोजी की व्यवस्था है, उनको रहने खाने की व्यवस्था है। तब इन चिंताओं से मुक्त होगा तो ही वो नागरिक बन पाएगा। कारीगर और मजदूर वो नहीं होना चाहिए, स्त्री वो नहीं होनी चाहिए, वयस्क वो नहीं होना चाहिए, मतलब वयस्क वो होना चाहिए, बच्चा वो नहीं होना चाहिए। तो बच्चे, स्त्री, मजदूर, कारीगर, इन सबको, दास, मिस्त्री, विदेशियों को अरस्तु ने नागरिकता के जो क्राइटेरिया है उससे उनको बाहर रखा है। अब है कि नागरिक में क्या गुण होने चाहिए, नागरिक में क्या गुण होने चाहिए, इसका उदाहरण उसने एक नाव के जो है नाविक के हिसाब से समझाया अरस्तु ने। नाविक की तरह नागरिक भी समुदाय का सदस्य होता है। नाविक की तरह, नाविक के तो तरह तरह के कार्य होते हैं, उसमें एक चंपू चलाने वाला, दूसरा चालक होता है, तीसरा निरीक्षक होता है, चौथा कुछ और होता है। यूँ तो प्रत्येक के कौशल और सद्गुण की परिभाषा केवल उसी के कार्य संबंधित होती है, किंतु एक साथ सामान्य परिभाषा भी उन सब पर लागू होती है।
उन सबका सामान्य उद्देश्य होता है नौचालन में सुरक्षा की व्यवस्था करना। इसी प्रकार जो नागरिक होता है, नागरिक नागरिक में फ़र्क होता है, यानी एक राज्य में कई तरह के नागरिक होते हैं, परंतु सभी नागरिकों का एक सामान्य उद्देश्य होता है अपने समाज का उद्धार करना, समुदाय का उद्धार करना। ये समुदाय क्या होता है? संविधान। यानी अरस्तु ने समुदाय किसको कहा है? संविधान को। अतः नागरिक का सद्गुण उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह सदस्य है। फिर यदि शासन प्रणालियां भिन्न भिन्न होती हैं तो यह जाहिर है कि अच्छे नागरिक का कोई एक ही ऐसा सद्गुण नहीं होता जो पूर्ण सद्गुण हो, परंतु श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुण से संपन्न हो। ठीक है। जो अब अरस्तु ने एक और प्रश्न छोड़ा है कि क्या उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति दोनों एक होते हैं या दोनों में कुछ अंतर होते हैं? तो श्रेष्ठ नागरिक अरस्तु ने किसको कहा है? श्रेष्ठ शासक, जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ शासक और विवेकशील मनुष्य होता है। अतः जो राजमर्मग होता है उसे विवेकशील मनुष्य होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति में सारे सद्गुण होते हैं जिस पर काल का, पात्र का, संविधान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह गुण न मित्रों के प्रभाव से बदलते हैं न शत्रुओं के आक्रमण से बदलते हैं। श्रेष्ठ नागरिक होते हैं उसके सद्गुण संविधानों के साथ बदलने से बदल जाते हैं। जैसे प्रजातंत्र में, कुलीन तंत्र में, राजतंत्र में नागरिक के गुण उसकी शासन व्यवस्था के अनुसार बदल जाते हैं। एक ही व्यक्ति में उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्तियों के सद्गुण का समावेश हो सकता है, ऐसा अरस्तु कहता है। अच्छे नागरिक के संबंध में अरस्तु कहता है कि अच्छे नागरिक को उत्तम व्यक्ति और उत्तम नागरिक दोनों में समर्थ होना चाहिए। उसे स्वतंत्र व्यक्ति की तरह शासन करना भी आना चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आज्ञा पालन करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों नागरिक के सद्गुण हैं। शासक का संयम और न्याय शासित के संयम और न्याय से भिन्न होता है, परंतु श्रेष्ठ नागरिक के चरित्र में दोनों ही बातें होनी चाहिए। ठीक है। अब जो इसका लास्ट पॉइंट है जो हमने इसकी फर्स्ट स्लाइड में किया था कि हम किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे, उसमें यह है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार की आलोचना। ठीक है। तो आलोचना में हम इसकी करेंगे कि जो लोगों ने आलोचना की उसमें पहला जो इसका पॉइंट निर्धारित किया वो ये कहा है कि इसने नागरिकता की संकुचित परिभाषा दी है। इसमें केवल विधि निर्माण में और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को ही नागरिक माना है, बाकी को नागरिक नहीं माना है। तो उनका जो क्षेत्र है नागरिकता का वो बहुत संकुचित रखा है अरस्तु ने। और दूसरा ये है कि अरस्तु ने जो नागरिकता की जो परिभाषा दी है, जो अर्थ बताया है, वो आधुनिक जो प्रजातंत्र जो राज्य हैं उन पर लागू नहीं होता है। उस समय के राज्यों पर ही लागू, नगर राज्य हैं उन पर लागू हो सकता था, क्योंकि सभी नागरिक वर्तमान में न तो विधि निर्माण में कार्य में भाग ले सकते हैं, नहीं न्याय प्रशासन में भाग लेना उनके लिए संभव होता है। श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है अरस्तु ने, जो ठीक नहीं है। ठीक है। इससे क्या होगा? समानता, नागरिकों में समानता का कोई भी अधिकार नहीं मिल पाएगा। कुछ लोगों को नागरिक और कुछ लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, तो वो असमानता उत्पन्न करता है। कुछ बहुसंख्यक वर्ग है उसको अनागरिक मान दिया अरस्तु ने। समाज का जो बहुसंख्यक वर्ग है जो कानून निर्माण में भाग नहीं ले सकता वो हमेशा अनागरिक ही रहेगा अरस्तु के अनुसार। लेकिन हाँ, और इसके साथ उसने इन लोगों के लिए, जो बहुसंख्यक वर्ग के लिए, सदा के लिए ही उन्नति के द्वार बंद कर दिए हैं। बड़े राज्यों के लिए ये अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत है उपयुक्त नहीं है, केवल नगर राज्यों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। इससे क्या होगा? अनेक गुटों और वर्गों का उदय हो जाएगा राज्य में, क्योंकि आधे व्यक्तियों को नागरिकता मानना और आधे व्यक्तियों को नहीं मानने से शांति और व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं हो सकता है। अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत के द्वारा धनिक वर्ग, जो धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण है उसका ज़्यादा उदय होगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास संपत्ति है अरस्तु ने उसी को ही नागरिक माना है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल धनवान व्यक्ति ही कानून निर्माण करेगा, वही जो न्यायपालिका का सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। धनिक व्यक्ति कानूनों का निर्माण केवल अपने हित में ही करेंगे, इसका दुष्परिणाम निर्धन को भोगना पड़ेगा। अरस्तु ने स्त्रियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है, और उसके पीछे उसने क्या तर्क दिए हैं कि स्त्रियां हमेशा किसी न किसी पर निर्भर करती हैं। ठीक है। बचपन में माता पिता पर निर्भर होती हैं, यदि सेवा भी करती हैं तो मालिक पर निर्भर करती हैं, शादी होती है तो पति पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार वो किसी न किसी पर निर्भर होने के कारण उनको नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं कि अगर स्त्रियां किसी पर डिपेंड ना रहे तो क्या उसे नागरिकता मिल जाएगी? इस सवाल का अरस्तु ने कोई जवाब नहीं दिया है। न्याय और विधि निर्माण का कार्य करने वाले
पृथक होने चाहिए। यानी कि वर्तमान में जो व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं, नागरिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि क्या है जो व्यवस्थापिका है, विधि निर्माण करने वाली संस्था है, और जो न्यायपालिका है, न्याय प्रदान करने वाली संस्था है, वो अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। जबकि अरस्तू ने इन दोनों को एक ही हाथों में दे दिया है, जो कि आधुनिक मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। अगला है कि अरस्तू राज्य रूपी शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अंगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर उन्हें निष्क्रिय और महत्वहीन बना देता है। यानी राज्य सरकार मतलब जो राज्य के जितने भी नागरिक हैं वो एक अलग अलग भूमिका निभाते हैं अपनी अपनी, जबकि उनको उसने कोई महत्व नहीं दिया है। अरस्तू ने अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर ही अधिक बल दिया है कि अपना जो काम करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है। व्यक्तियों को कोई अधिकार स्पष्ट नहीं किए हैं, जो कि अधिकार और कर्तव्यों का आपस में एक साथ ही महत्व होता है। अवकाश और नागरिकता का जो संबंध अरस्तू ने बनाया है वो नागरिक को निठल्ला बनाता है, इसलिए नागरिकता का संबंध अवकाश से उसने जोड़ा है। यानी अरस्तू नागरिकों को निठल्ला बनाना चाहता है। एक यह आदर्श की बात है कि नागरिकों को धनवान होना चाहिए। अरस्तू का नागरिक दासों के परिश्रम पर पलने वाला एक जीव है, जो दासों की वजह से ही धनवान बनता है। ठीक है, इस प्रकार अरस्तू के नागरिकता संबंधी जो विचार है उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण